secret of heart, mind, and soul. Respected students, today we are going to discuss Oscar Wilde and his play, The Importance of Being Earnest. It is a comedy, and in especially in The Importance of Being Earnest, we see the style. Oscar Wilde is just using style, and he's criticizing Victorian society, their style, their way of dealing, their marriages, their social, their interactions with different relations, and how relations are based. So he is satirizing different aspect of Victorian society. विक्टोरियन सोसाइटी के अंदर लोग कैसे हैं, लोग मैरिजेस के बारे में क्या कंसेप्ट हैं, और किस इम्पोर्टेंस के साथ वो रिलेशंस को देखते हैं, और किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं रिलेशन में, फैमिली को, स्टेटस को, अरिस्टोक्रेटिक नेम को और फैमिली नेम को, और इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऑस्कर वाइल्ड इसमें ये पोर्ट्रे करता है अपने इस ग्रेट प्ले के थ्रू, पोर्ट्रे करता है कि मैरिज का मकसद क्या है, सोशल स्टेटस या प्लेयर। सो मीन टू से वेन एवर यू गेट मैरी, वेदर यू आर गेटिंग मैरी फॉर सोशल स्टेटस और फॉर प्लेयर, so the exact question, the answer is you are getting married because you want some pleasure, you want some amusement. But the thing is that over here marriage is being made or conducted for sake of status, for gaining status, to upgrade status, to get wealth. And so whenever you get married, you are seeing social status, money, factories, or you could say family names. That's what was occurring in Victorian era. विक्टोरियन एरा में लोग कैसे थे? विक्टोरियन एज जो है बेसिकली वो है सोसाइटी, एक मिड से सोसाइटी डिवाइडेड है अपर क्लास में, और उसके बाद लोअर क्लास में, मिडिल क्लास में, लोअर क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में। सो सोसाइटी को डिवाइड किया गया है, और मोस्टली जो लोग हैं वो रिलेशन को भी इसी के ऊपर बेस करते हैं। ऑस्कर वाइल्ड हो या जेन ऑस्टन हो या दीगर जो 18th सेंचुरी के नावलिस्ट हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को बड़ा नोट किया है और अपने नावल के अंदर इस चीज़ को पोर्ट्रे किया है। ऑस्कर वाइल्ड बहुत से, इनका जो लाइफ है या इनकी लाइफ के अंदर बहुत से स्कैंडल्स भी हैं, और होमोसेक्सुअल एक पर्सन है ये, और इस चीज़ को, होमोसेक्सुअलिटी को ये लाइक भी करते हैं और फिर अपने लिटरेचर के थ्रू रिप्रेजेंट भी करते हैं। इवन के इसी केस के अंदर होमोसेक्सुअल इनकी जो एक्टिविटीज़ थी, इनकी वजह से ये इम्प्रिजन्ड भी हुए और इनको 2 ईयर सज़ा भी हुई, और लेटर फिर इसी की वजह से इनकी डेथ हुई। मेटू से इसी वजह से ये 2 ईयर जेल में रहे, और जेल में रहने के बावजूद इनकी 1900 में इनकी डेथ होती है। इनकी लाइफ स्पेन लिख रहे हैं, इनकी लाइफ जो है 1854 में ये पैदा हुए हैं और 1900 में इनकी डेथ हुई है। 2 ईयर ये इम्प्रिजनमेंट भी इन्होंने मेरे से बर्दाश्त की है, 2 साल ये जेल में रहे हैं, और फिर ये वापस अब पेरिस चले जाते हैं, और पेरिस में ये मिनट से वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है 1900 में, यानी 1854 में पैदा हुए हैं, 1900 में जो ऑस्कर वाइल्ड की डेथ हुई है। इनकी कोई करेक्टरिस्टिक हैं इनके स्टाइल की, ये ही वाज द ग्रेट लवर ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, एंड ही द वेरी थिंग ही इनकलकेट्स इन हिज लिटरेचर। और ये विक्टोरियन जो लोग हैं, जो मिनट से वो मोस्टली इस चीज़ को लाइक नहीं किया उन्होंने। इवन के ये इन्होंने एक केस भी इनके ऊपर फाइल हुआ, और almost he got imprisonment about 2 years। और इनके जो फादर थे वो सर्जन थे, एंड द मॉम वाज आल्सो आयरिश नेशनलिस्ट। इनकी मॉम थी जो वो आयरिश नेशनलिस्ट सर्जन थे, ही वॉज अ सर्जन। इसके फादर जो थे वो सर्जन थे, मॉम जो थी आयरिश नेशनलिस्ट थी। और जैसे मैंने पहले बताया कि
ये पेरिस में इनकी डेथ हुई है 1900 में। 46 ईयर इनकी एज थी, यानी 46 ईयर इन्होंने एज पाई है। 1854 में ये पैदा हुए हैं, 1900 में इनकी डेथ हुई है। फादर सर्जन थे, मॉम इनकी आयरिश थी, नेशनलिस्ट। और इसके अलावा ये कहते हैं कि जो आर्ट है फॉर आर्ट सेक होनी चाहिए। आर्ट का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि एक आर्टिस्ट को मोरालिटी और इस तरह की चीज़ों को शो नहीं करना चाहिए। आर्ट का मकसद क्या होना चाहिए? जस्ट टू आर्ट हमें क्या कहता सिखाता है? आर्ट मीन दैट आर्ट शुड क्रिएट समथिंग, नॉट रिप्रेजेंट। आर्ट का मकसद ना तो मोरालिटी होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि आर्ट टू क्रिएट नॉट टू रिप्रेजेंट, और इसका मकसद मोरालिटी नहीं है आर्ट का शो करना। आर्ट फॉर आर्ट सेक, जस्ट पोइट्री है या ड्रामा है या नावल है, इट शुड नॉट शो मोरालिटी। और मोरालिटी के तो वैसे ही ख़िलाफ़ थे जैसे कि उनकी मोरालिटी है। मोरालिटी ही इज़ हैविंग अ मोरालिटी लाइक that homosexual kind of activity he likes, and he wants to involve. He was appreciating such kind of idea even in his literature, so that is why he got prison. I think Aisha has joined us as well. Aisha is over here. We have Aisha over here. Somebody is making call. I think she's Aisha. Let me see. So let me see whether she's coming or not. So Aisha is over here. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Aisha, you are too late, and we've been calling you time and again. Ask from Tanzila. I've been calling you time and again, but you was not present. What happened? Yes, sir. Sorry. Truly sorry. Actually, we are going to attend 2 or 3 functions in the next week, and that's why we have the shopping markets. And I suppose कि मैं 7 बजे से पहले बिल्कुल आ जाऊंगी, और मैं मतलब अगर लेट होती तो मैंने बिल्कुल बता भी दिया था। बट इतना रश था, इतना काम थे, वो खत्म ही नहीं हुए। और फिर ना इतने मेहमान भी कुछ आ गए हैं, कुछ जा रहे हैं, वो आना जाना लगा हुआ मुझे ना उसमें। अभी मुझे वापस आया सारा फोन, दैट वाज it was truly awful moment for me, and sorry for that. Okay, you most welcome. Listen to me. You're most welcome. We've started our lecture, and for you we were recording for you lecture as well. So let's start now. We are discussing Oscar Wilde. Oscar Wilde, he belongs to 18th century, and mostly writers in 18th century, they were the Victorian writers under the you could say era of Victorian Queen Victorians. And what happened in that time, mostly people, they were divided in different society, upper class, you could say lower class, middle class, lower middle class. There was just like these classes. So over here, writer is criticizing and satirizing the manners, the way living standard of upper class. Upper class, how do they live, and how are they living, how they are dealing with relations, and on what basis they are creating relation, they are building relations. So everything is being discussed and criticized बाय ऑस्कर वाइल्ड. तो ऑस्कर वाइल्ड जो बेसिकली जो उनकी अपनी लाइफ है वो भी एक स्कैंडलस काइंड ऑफ लाइफ है, क्योंकि वो होमोसेक्सुअल थे और इस तरह इस एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व थे. 2 ईयर प्रिजन भी हुए. आखिरकार उनकी डेथ हुई. ये पेरिस के बेसिकली ये डुबलिन पेरिस में ये पैदा हुए और 1854 में ये पैदा हुए हैं और 1900 में इनकी डेथ हुई है. फादर जो हैं सर्जन हैं, मदर जो इनकी हैं वो आयरिश नेशनलिस्ट हैं और ट्रिनिटी कॉलेज से इन्होंने ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी से इन्होंने उनसे अपनी एजुकेशन हासिल की. और बेसिकली ये चाहते हैं कि जो ज़िंदगी है, लाइफ है, उसमें कम्युनिटी या सोसाइटी को असरअंदाज नहीं होना चाहिए. और जो कहता है सेक्सुअलिटी है ये एक इंडिविजुअल मैटर है, एक इंडिविजुअल चीज़ है, इसलिए सोसाइटी को ना तो इसके ऊपर कमेंट करना चाहिए और ना सोसाइटी को इस पे बोलना चाहिए. वो बेसिकली चाह रहे थे कि होमोसेक्सुअल जो एक्टिविटी है ये बिल्कुल ठीक है
और इसको ये फॉलो करते थे। इवन इसी को फॉलो करते करते ये जेल में भी रहे, क्योंकि जब भी व्हेन एवर यू गिविंग different idea in a society and society is not accepting it, you will have to face the music. And he faced the music and he was behind bar about 2 years, and at last he was died in Dublin, Paris. ये पेरिस में इनकी डेथ हुई है 1900 में, याद रखना है 1854 में पैदा हुए हैं और डेथ अक्टूबर 16 1854 में पैदा हुए हैं, और 1900 में इनकी डेथ हो गई है। 46 ईयर इन्होंने एज पाई है। और इनके जो आइडियाज़ में, हाँ जी, ये पेरिस में पैदा हुए हैं। हाँ जी, तो वहाँ पे इनकी फिर डेथ हुई है। ये वहाँ गए हैं, बेसिकली इन्होंने मीन्स डिफरेंट अपनी जर्नी जो है वो डिफरेंट जगहों पे की है। और इनका जो मीन्स इनका लिटरेरी वर्क है वो मैं आपको ज़रा कुछ नोट करवाना चाह रहा हूँ। लेडी वेंडमर फैन लिखें, VINDEM, वेंडमर, लेडी वेंडमर फैन 1892 में इन्होंने ये लिखा है ड्रामा, ये नोट करें। अ वोमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, ये भी इनका एक ड्रामा है, 1893 में लिखा है इन्होंने, याद रखिएगा। अ वोमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस 1893 में इन्होंने लिखा है। आइडियल हस्बैंड, एन आइडियल हस्बैंड जो है वो 1895 में लिखा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो है ये इन्होंने ये भी 1895 में लिखा है। ये प्ले है, ठीक है। अच्छा, ये प्ले है और अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस ड्रामा है। हाँ जी, और लेडी विंडमर फैन जो है ये क्या है? ये भी ड्रामा है। और आइडियल आइडियल हस्बैंड भी ड्रामा है। और ये नोट कर लें, ये जो इन्होंने लिखा है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये 3 एक्ट प्ले है, यानी इसमें ओवरऑल 3 एक्ट्स हैं। और ये क्या परफॉर्म किया जाता है, द प्ले विल बी परफॉर्म्ड ओवर हेयर। तो 3 एक्ट में ये इन्होंने लिखा है। और उसके बाद है जी प्रोज में लिखें, इनका प्रोज में इनका वर्क देखें, द पिक्चर्स ऑफ डोरियन ग्रे। द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे जो है ये इनका प्रोज है। प्रोज को समझती हैं आप? प्रोज इज जस्ट लाइक, प्रोज इज नॉट लाइक एम्बिक और ब्लैंक वर्स लाइक पोइटिक लाइक फॉर्म, इट इज़ अ सिंपल लैंग्वेज में जो लिखा जाता है वो प्रोज है। तो ये 1890 में इन्होंने लिखा है प्रोज, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ये लिख लें। 1819। हाँ जी, उसके अलावा जी पोएम्स हैं इनकी, द बैलड ऑफ रीडिंग गोयल, GOAL गोयल, द बैलड ऑफ रीडिंग गोयल, ये है जी 1898। सर मुझे इसकी समझ नहीं आई। द बैलड ऑफ रीडिंग लिख लें, 1898। लिख लिया? डीप प्रोफेंडस लिख लें, डीप प्रोफेंडस, ये भी इनकी पोइम है, DEPROFUNDIS, डीप प्रोफेंडस, ये भी इनकी पोइम है। द हार्लट हाउस लिख लें, द हार्लट हाउस, HARLOT और अपोस्ट्रोफी एस और उसके बाद हाउस, यानी द हार्लट हाउस, ये भी इन्होंने लिखा है। उसके बाद द स्फिंक्स जो है ये भी इनकी पोएम है, ये पोएम्स हैं सारी। द स्फिंक्स, SPHINX, स्फिंक्स, जैसे आपने ओडिपस रैक्स पढ़ा होगा उसके अंदर स्फिंक्स का कंसेप्ट है। और उसके बाद सिम्फनी है, सिम्फनी ऑफ येलो लिख लें, सिम्फनी ऑफ येलो, SYMPHONY, सिम्फनी इन येलो, YELLOW, येलो, ठीक है। क्रिटिसिज्म एंड ऐसे लिखे नीचे, यानी ये तो हमने पोएम्स लिखी है ना इसकी। अब क्रिटिसिज्म एंड ऐसे, द डिके ऑफ लाइंग इसने लिखा है, क्रिटिसिज्म लिखा है, द डिके ऑफ लाइंग, LYING, लाइंग, 1889 में लिखा है, 1889।
ये उनका क्रिटिसिज्म है। तो क्रिटिसिज्म का मतलब समझती है, द आर्ट्स, द वे ऑफ कमेंटिंग, एवेल्यूएटिंग एंड एनालाइजिंग इज नोन एज क्रिटिसिज्म। द मैन अंडर सोशलिज्म, ये भी इनका एक क्रिटिसिज्म है। सो अब हम इनकी बात करते हैं इनकी लाइफ के बारे में। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि इन्होंने तकरीबन 46 ईयर एज पाई है। लाइफ इनकी फुल ऑफ स्कैंडल है। स्कैंडल मीन कि स्कैंडल भी इस तरह का कि आई कांट डिस्क्राइब इन फ्रंट ऑफ यू, because mostly English people, they are in such activity, they are involved in such activity, there is no morality at all. Whenever you away from any religion, because all religion they are teaching morality, but whenever you are going away from religion, you will be victim of modernity, aestheticism and other sexual and sensual kind of activities. So he was like that person, and he was not interested to have relation with females, but he was interested to have relation homosexual kind of relations, and on the basis of very crime, he was even behind bar and remained 2 years there. At last his all the you could say literary career that was destroyed due to these prisons and like other punishments. तो इसकी वजह से इनकी लाइफ भी मुतासर हुई काफ़ी। और सेकेंडली एक और, लेकिन ये इंटेलिजेंट बहुत थे। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। वी हैव टू एक्सेप्ट ही रोट मैनी प्लेज, ड्रामा, पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म लाइक दैट, एंड ही इज़ गिविंग ट्रू पिक्चर्स ऑफ सोसाइटी, ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। अब सेकेंडली ये यानी अपने कॉलेज लाइफ से ही ये बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन इनके जो आइडियाज़ थे वो बड़े डिफरेंट थे, इसलिए ये सोसाइटी से थोड़ा सा अवे थे या उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। और ये दो जो हैं क्रिटिक्स हैं, उनसे बड़े मुतासर हैं। एक हैं रस्किन और एक पीटर। ये कहते हैं कि जो आर्ट है वो आर्ट से एक होनी चाहिए। आर्ट का मतलब ये है कि फॉर आर्ट्स है, इट्स जस्ट टू क्रिएट समथिंग। आर्ट का मकसद क्या है? कोई चीज़ बनाना, क्रिएट करना, शो करना। ये नहीं कि वो जस्ट जी मोरालिटी बताती रहे, इंस्ट्रक्शन देती रहे। तो आर्ट फॉर आर्ट से एक होना चाहिए कि डिलाइट दे, सूदिंग दे, कंफर्ट दे, बट आर्ट शुड नॉट गिव मोरालिटी, कि आर्ट को सिर्फ मोरालिटी की या टीचिंग की या यही जो बाइबल्स के आइडियाज़ हैं या जितने रिलीजियस या प्रीचिंग आइडियाज़ है, ये नहीं है इसका मकसद। इट शुड बी फॉर आर्ट सेक, ना कि आप इसमें बाइबल की और इस तरह की स्टोरीज़ और मजहबी स्टोरीज़ वगैरह सुनाते रहें। सो ही वाज लाइक दैट। हाँ जी, क्रिएटिविटी उसके अंदर होनी चाहिए। ये ना हो कि आप उसमें यानी मॉरल लेसन देते रहें, मोरालिटी सिखाते रहें, मज़हब सिखाते रहें, बाइबल सिखाते रहें। सो दे आर फेवरिंग like John Ruskin and Peters and other critics that art should be for art's sake. आर्ट का मकसद आर्ट ही होना चाहिए, हमें उसमें मज़हब को शामिल नहीं करना चाहिए। I think you have understood now. Now let's talk about the drama, the play we are going to take 3-act play. In 3-act play में हम बात करेंगे जो स्टोरी है। बेसिकली स्टोरी क्या रिप्रेजेंट करती है? उस वक्त के जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास है वो कैसे अपने प्लेयर हासिल करने के लिए, प्लेयर गेनिंग के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए वो कैसे अपने नाम चेंज करती है, कैसे वो एक फेक नाम रख के वो इंजॉय करते हैं, और सोसाइटी में रिलेशन कैसा है, रिलेशन किस बेस पे बिल्ड होता है, फैमिली नेम पे बिल्ड होता है। तो फिर यहाँ पे बेसिकली ही इज़ मोकिंग एंड क्रिटिसाइजिंग द सोसाइटी वेदर यू मेक अ रिलेशन फॉर प्लेयर और यू गेनिंग प्लेयर और यू आर गेनिंग स्टेटस और सोशल नेम। कहता है मैरिज का मकसद क्या प्लेयर होता है या सोशल स्टेटस को गेन करना होता है, या नेम, फैमिली नेम हासिल करना होता है। यानी शादी की जाए तो उसका सोशल स्टेटस देखा जाए, मनी देखी जाए, दौलत देखी जाए, फैक्ट्रीज देखी जाए, बिल्डिंग्स देखी जाए, या उसका मकसद ये होता है कि वी शुड हैव गेट प्लेयर टू हैव मैरिज का मकसद क्या है? वो कहता है ये इसमें क्वेश्चन करता है। और वहाँ पे जो फॉलीज़ हैं, जो उनकी शॉर्ट कमिंग है उस सोसाइटी की, उस पर ये हंसता है। ठीक है, तो कौन है? राइटर उनके ऊपर मॉक करता है। ही इज़ लाफिंग एट द मैनर ऑफ द अरिस्टोक्रेटिक लेडीज़, हाउ दे बिहेव, हाउ दे लिव। ज़रा नोट करें करैक्टर्स को। यहाँ पे एक करैक्टर है जैक वर्दन।
जैक वर्दन, हाँ जी, जैक वर्दन जो हैं वो एक अरिस्टोक्रेटिक हैं, एक लैंडलॉर्ड हैं, एक मिनट से वैसे भी वो एक बहुत बड़े अफीसर भी हैं, और ये एक विलेज में रहते हैं और सारा विलेज जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है। विलेज के लोग उनसे अपने मफाद हासिल करते हैं, वो उनके काम करते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और जॉब भी कर रहे हैं बहुत अच्छी। और ये नाम लिख रहे हैं विलेज का, हैरलफोर्डशायर। ये हेडफोर्डशायर जो है, ये हेरल्फोर्डशायर जो विलेज है इसमें ये रहते हैं, और इस विलेज में ये बड़े प्रोमिनेंट हैं। ये एक लैंडलॉर्ड हैं और ये जॉब भी करते हैं बहुत अच्छी डिसेंट, और इस तरह ये पूरे इलाके के मसाइल हल करते हैं। लोग इस पे टेनेंट, इस फार्मर्स और जितने भी विलेज के लोग हैं इन पे डिपेंड करते हैं। और इनको एक और काम दिया गया है, इनको अडॉप्ट किया था, उस करैक्टर का नाम लिखें थॉमस कॉर्डियो ने, CORDIO लिख लें या OWEW लिख लें, कार्डियो, CORDEW, कॉर्डियो। यानी जो थॉमस कॉर्डियो हैं उन्होंने इन्हें अडॉप्ट किया था। ये कहीं स्टेशन में, विक्टोरिया कोई स्टेशन है, वहाँ पे ये बॉक्स में बंद थे, छोटे से बच्चे थे, तो वहाँ से वो उठा के लाए थे, उन्होंने परवरिश की थी और इसको पढ़ाया, इसको क्वालिफाई किया। उसके बाद ये जब थॉमस कॉर्डियो की डेथ होती है तो थॉमस कॉर्डियो के बाद जितनी भी उसकी जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, उसके ये इनहेरिटेंस में इसको बहुत कुछ मिला है। और एक बच्ची जो है उसका नाम है सिसिली कॉर्डियो, जो कि उसकी बेटी है, और बेसिकली इसको पाला है थॉमस कॉर्डियो ने, तो ये बेसिकली उसका ब्रदर ही हुआ सिसिली का। तो सिसिली की जो परवरिश के लिए जो मेरे से जिम्मेदारी है वो भी इसके ऊपर है। ही इज़ आल्सो अटेंडेंट ऑफ, और यू कह दें कि गार्डियन है किसका, सिसिली कार्डियो का। सिसिली कार्डियो कौन है? जो थॉमस कार्डियो की बेटी हैं, और इसको परवरिश करना या इसकी देखभाल करना, वो सारी जिम्मेदारी किसकी है? वो भी इसकी है। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, सारा दिन काम में रहते हैं, सारा दिन बिज़ी रहते हैं। गांव के टेनेंट, गांव के फार्मर और दीगर इधर उधर के जो लोग हैं वो सारे इन पे डिपेंड करते हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं, लैंडलॉर्ड हैं, और बहुत सारी प्रॉपर्टी भी इनको थॉमस कार्डियो की तरफ से इनहेरिटेंस में मिली है। इतनी बात समझ आ गई? ये मेन करैक्टर हैं, ठीक है। इनका नाम है जैक वर्दन। जैक वर्दन जो हैं, जैक वर्दन बेसिकली सारा दिन डिप्रेशन में, सारा दिन परेशानियों में, इतने काम के, उन काम से ये बचने के लिए उन्होंने एक अपना टाइटल बनाया है, अर्नेस्ट, ERNEST, अर्नेस्ट। इन्होंने एक टाइटल, फेक नेम क्रिएट किया, क्योंकि ये विलेज में रहते हैं तो ये थोड़ा सा अम्यूजमेंट करना चाहते हैं। ही इज़ इंटरेस्टेड टू हैव सम फन, enjoyment, to drink or like that, to go in the pub and bar and dance with the girls। तो ये चाहते हैं कि कोई थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाए, कोई थोड़ी सी चेंज आ जाए लाइफ में, something new in a life। So whenever you are living with a monotonous life, you want to bring some change। So for that what you do, you go to city, you go in a city and over there you dance with the girls, you are enjoying, you are walking, talking and drinking in the bars and pubs like that। तो ये जो मोस्टली इंग्लिश मैन है, इनके वहाँ पे डांसिंग के लिए बार्स बने होते हैं बड़े बड़े सिटीज़ में, उस वहाँ पे जाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, और ये सारा उनकी एक्टिविटीज़ होती है। तो ये अपने आप को अपन रिफ़्रेशमेंट करने के लिए, फ्रेश होने के लिए, इंटरटेन करने के लिए, ख़ुद को रिलीफ देने के लिए या इन्जॉयमेंट करने के लिए उन्होंने एक फ़ेक नेम क्रिएट किया है कि मेरा एक भाई है जिसका नाम अर्नेस्ट है। ही इज़ नॉट गुड पर्सन, ही इज़ ऑल द टाइम फाइटिंग, डूइंग बैड थिंग, एंड आई एम एडजस्टिंग एंड करेक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग। फॉर दैट आई हैव टू गो टू लंडन टू जस्ट गाइड हिम, काउंसल हिम, टू रिजॉल्व हिज इश्यूज़। तो उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो मसाइल हैं, क्योंकि वो गांव के भी सुनता है, तो कहता है कि मुझे अपने भाई के भी मसाइल सुनने होते, तो लिहाजा मुझे हफ्ते में 1-2 बार लंदन भी जाना पड़ सकता है। वो लंदन जाता है बेसिकली, वो सिर्फ किस लिए जाता है? वहाँ पे वो इन्जॉयमेंट करने जाता है, वहाँ पे फ़न करने जाता है, वहाँ पे वो ड्रिंक करने जाता है, वहाँ पे वो मिनट से इस मकसद के लिए जाता है। अच्छा, एक और करैक्टर लिखें, एल्गरनन, ALGERNON, एल्गरनन। एल्गरनन जो हैं ये लेडी ब्रैकनल जो हैं उनके ये नेफ्यू हैं, और इनकी बेटी है,
इनकी बेटी का नाम लिखें। इनकी बेटी का नाम है गुविंडलन, GOVENDOLEN, गुविंडलन फेयरफॉक्स। हाँ जी, सर ये जो गणन है ये कौन है, ये किस लड़की की क्या लगते थे? ये नेफ्यू है लेडी ब्रैकनल का। ये लंदन में रहता है। ये लंदन में बम्बास्टिक लाइफ, ड्रिंकिंग एंड मेकिंग फेयर विद गर्ल्स, ऑल द टाइम बिजी, टॉकिंग, वॉकिंग एंड इन्वॉल्विंग इन मैनी affairs especially with the girls, interested he is interested in girls and womanizers. He is not having serious relation with any girls. तो ये इस तरह का बंदा है। एल्गरनन इसका नाम है। तो ये लेडी ब्रैकनल जो हैं अरिस्टोक्रेटिक लेडी हैं, यानी बड़ी रिच अमीर लेडी हैं, ठीक है जी। ये उनका क्या है, नेफ्यू है। और इसकी बेटी है, उसका नाम है गुविंडलन। सो गुविंडलन जो है वो क्या है, बेटी फेयरफॉक्स, गुविंडलन फेयरफॉक्स। ये बेटी किसकी है, ये लेडी ब्रैकनल की। और अब आगे बाकी मैं करैक्टर ज़रा इंट्रोड्यूस करवा लूँ, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली मसला क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट द अदर करैक्टर्स जो माइनर करैक्टर्स हैं। सिसिली कार्डियो है। सिसिली कार्डियो क्या है, किसकी है, बहन कह लें। किसकी बहन है, ये बहन है, सिस्टर हैं जैक वर्दन की। जैक वर्दन जो है बेसिकली उन्होंने एक अपना फेक नाम क्रिएट किया हुआ है लंदन जाने के लिए, अम्यूज़मेंट करने के लिए, कि मेरा नाम अर्नेस्ट है। और वहाँ पे अर्नेस्ट का मतलब होता है सीरियस, अ पर्सन हु इज़ वेरी सीरियस एंड इन अर्निंग मनी विद हिज हैंड और ऑल द टाइम वर्किंग एंड डूइंग वर्क। सो उसको अर्नेस्ट कहते हैं, जो सीरियस हो। तो बेसिकली जो मेन चीज़ आप देखेंगे 18th सेंचुरी में, वो सीरियसनेस की कमी है, ठीक है। जो सीरियस पर्सन है उसको क्या कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। तो ये सीरियस लोगों की, ऐसे लग रहा है कि जैसे लोग सीरियस लोगों की तलाश में हैं, अर्नेस्ट की तलाश में है। द पर्सन शुड बी फेयर, गुड, सीरियस। तो यहाँ पे बात हो रही है इसी चीज़ की। अब अर्नेस्ट उसने नाम रखा हुआ है और वो वहाँ पे जाके क्या करता है कि वह मेरा भाई है अर्नेस्ट, वो बंदा ठीक नहीं है, मैं उसकी देखभाल करने के लिए हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा लंदन भी जाऊँगा। वो जाता हूँ, वो वहाँ से बेसिकली जान छुड़वा के जाता है गाँव से। अब वहाँ पे शहर में जो है उसका दोस्त है, उसका नाम मैंने बता दिया है, एल्गरनन, ALGERNON। एल्गरनन जो है बेसिकली फ्रिवलस है, क्या है, अफेयर्स में इन्वॉल्व है, लड़कियों के बारे में सीरियस नहीं है। ही इज़ इंटरेस्टेड टू हैव मैनी अफेयर्स एंड ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज एट ऑल। मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहता है जी मैरिज कोई काम ही नहीं है, वी शुड नॉट बी सीरियस एट ऑल, रेदर वी शुड हैव फन, एन्जॉयमेंट। अच्छा, उसके बाद है एक थॉमस कॉर्डियो जो है, मैंने पहले बताया, वो है जिन्होंने अडॉप्ट किया था किसको, जैक को, कि वो किसी स्टेशन पे पड़ा मिला था। मिस प्रिज्म जो हैं वो क्या गवर्नर्स हैं, किसकी गवर्नर्स हैं, वो हैं गवर्नर्स इसकी सिसिली की। सिसिली क्या है, थॉमस कॉर्डियो की बेटी थी। और उसके बाद डॉक्टर कैनन है, डॉक्टर कैनन जो हैं क्या है जी, ये मिस प्रिज्म और इनका आपस में रिलेशन है। और उसकी डॉक्टर कैनन है जी, इनका रिलेशन है मिस प्रिज्म के साथ। मिस प्रिज्म कौन है, मिस प्रिज्म इज़ बेसिकली गवर्नस एंड शी इज़, हाँ जी, किसकी केयर करती हैं, ये केयर करती हैं सिसिली कार्डियो की। अब हमारा यहाँ से नावल स्टार्ट होगा। बेसिकली जो ये तो शहर में जाते हैं और शहर में अम्यूज़मेंट करते हैं। शहर में इनकी मुलाकात होती है एल्गरनन से। एल्गरनन के बड़े तो क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं। एल्गरनन के पास ये अक्सर जाते हैं, तो एल्गरनन के साथ मुलाकात इसकी होती है वहाँ पे किसके साथ, ग्विंडोलन के साथ। जब ग्विंडोलन के साथ इसकी मुलाकात होती है तो ये बड़े इंस्पायर्ड होते हैं। वो व्हाट अ लेडी, एंड ही वाज वेरी इंस्पायर्ड एंड वर इंटरेस्टेड टू हैव मैरिज विद, वांट हैव मैरिज और गेट मैरिड विद ग्विंडोलन। तो ग्विंडोलन से मैरिज करने के लिए ये एक अरिस्टोक्रेटिक लेडी हैं और इन्होंने अपने आप को अर्नेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। अब ये मैरिज करने के लिए डेफिनेटली वो अरिस्टोक्रेटिक है, तो अपनी वो माँ से बात करेगी। ये उसके साथ शो करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उनके एल्गरनन के थ्रू, ये यानी मिलते हैं किसको, ग्विंडोलन के साथ, जो कि उसकी कज़न है। अब एक दिन ये, हाँ जी, डॉक्टर कैनन भी हैं इसके अंदर। एक और है, एक का नाम और है कैरेक्टर का, मैरी मैन, ठीक है। एक लैन है,
ये सारे माइनर करेक्टर हैं, दे आर नॉट वेरी सीरियस करेक्टर, और यू कुड से दे डोंट टेक प्लेस good place in these character. They are just introduced minorly, they are introduced. Now we are going to talk about main character. मेन कैरेक्टर का नाम सुन लें. मेन कैरेक्टर क्या है? जैक वर्दन है, सिसली हैं, ग्वेंडोलन हैं, और उसके अलावा लेडी ब्रैकनल है, और ये मेन कैरेक्टर हैं. तो ऑल द हमारा जो पूरा नावल है वो इनके गिर्द ही घूमता है. इन्होंने वहाँ पे नाम जाके अर्नस्ट रखा हुआ है, उन्होंने अपना नाम क्या रखा हुआ है. अब एल्गरनन जो होता है वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो फीमेल में बहुत इंटरेस्टेड है. वो कहता है कि फ़ीमेल के साथ रिलेशन बनाएं, इंजॉय करें, उसके बाद तोड़ दें और छोड़ दें. और ये इस तरह पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ उसके अफेयर हैं, और लंदन में वो बड़ी अम्यूज़मेंट वाली और बड़ी ड्रंकर्ड और बड़ी इस तरह की लाइफ गुजार रहा है. और ये भी वहाँ पे जाता है इंजॉयमेंट के लिए. अब एल्गरनन क्या करता है? वो कहता है कि मेरा एक भाई है जो कि गाँव में रहता है, जिसका नाम क्या है. इसने वहाँ पे उसका नाम क्या रख लिया है? उसने कहा बनबरी उसका नाम है. तो ये कहता है कि मेरा एक दोस्त कहाँ रहता है. ये अपना दोस्त इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा दोस्त जो बनबरी है वो रहता है कहाँ पे? गांव में. तो वो भी कोई अच्छा नहीं है, तो मैं गांव में उसको क्या करता हूँ? एजुकेट करने जाता हूँ, उसे मैं समझाने जाता हूँ, वो ये है वो है, उसके बारे में इसने भी उधर बता रखा है. तो उधर से ये गाँव आ जाता है. अब ये गाँव आता कैसे है? ये बेसिकली अर्नस्ट के ना कोई लिखी हुई चीज़ देखता है, कोई स्लिप देखता है, उसके ऊपर लिखा होता है अर्नस्ट के नाम के साथ लिखा होता है अंकल जैक. तो ये उसके साथ कहता है कि जैक कौन है, ये अंकल कौन है. ये उसके साथ ना बातचीत करता है अर्नस्ट के साथ, जिसने अपना नाम अर्नस्ट रखा हुआ है. उसके साथ गपशप लगाता है, यार ये तुम्हारा नाम असल है क्या, तुम जैक हो या अर्नेस्ट हो. वो फिर सारी स्टोरी बताता है, इसलिए कहता है जी मैं उधर बोर होता हूँ, मैंने इसलिए अपना नाम रख लिया. तो ये उसी को थोड़ा सा बना के ना बेस ये अपना नाम बनबरी रख लेता है. ये कहता है मैं गांव जाऊंगा, मैं ज़रा सिसली को देख के आऊँ, वो बड़ी खूबसूरत होगी. ये थोड़ा सा इंस्पायर हो जाता है बातों से कि सिसली जो अडॉप्टेड जो सिसली है जिसका ये गार्डियन है, तो वो बड़ी खूबसूरत है, ये वो, यानी उसकी तारीफ़ करता है वो कि बड़ी अच्छी है ये वो. कौन बताता है? अर्नेस्ट. तो ये उधर चला जाता है उसके गांव में जाके, ये अपना नाम वहाँ पे क्या बता देता है, ये उनको अपना नाम उधर जाके अर्नेस्ट बता देता है ये भी. तो अब ये भी इसने भी उनको जाके अर्नेस्ट बता दिया नाम, और ये पीछे तो बनबरी बता के आएगा, ये उनको भी कह देता है कि मैं अर्नेस्ट हूँ जी, मैं इस तरह, ये तो वो इस तरह. तो ये अर्नेस्ट बन के उधर चला जाता है. ये उधर जाके ये उधर सिटी में जाके अर्नेस्ट बना हुआ है, ये गांव में अर्नेस्ट बन के आ जाता है. तो इस तरह ये उसके साथ रिलेशन उसे प्रपोज करता है. किसको? सिसली को. एनी हो, ये सम हो, क्योंकि बड़ा इंटेलिजेंट है, ये सिसली के साथ अपना रिलेशन बनाने में कामयाब हो जाता है. अब सम हो ऐसा होता है कि उधर से चल पड़ती हैं कौन? ग्वेंडोलन उधर से जाती हैं कि वो कहती हैं कि मैं आज सरप्राइज़ दूंगी जाके गांव में. किसके? जैक के गांव में जाके. वो जैक के गांव में आती है. वो बेसिकली तो उसे अर्नेस्ट के नाम से जानती है. ये जाके सिसली के साथ इसकी मुलाकात हो जाती है. सिसली को ये कहती है कि अर्नेस्ट जो है ना, मैंने उससे शादी करनी है, और अर्नेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है, वो ये है वो है, और ये उसका नाम है. इंट्रोड्यूस करवाती है. वो उधर से सिसली उसे बताती है कि मेरा भी एक अर्नेस्ट है, वो भी बहुत अच्छा है. तो सम हो वो जब नाम बताती है और उनको वो इंट्रोड्यूस करवाती है और तस्वीरें एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि ये तो वो है. इसका तो रियल नाम क्या है? इसका तो रियल नाम एल्गरनन है. वो दूसरी बता देती है इसका तो रियल नाम जैक है. अब जो जैक है और एल्गरनन, वो दोनों लेडीज़ परेशान हो जाती हैं. उसके बाद ये इनको कहती हैं कि ये आपने इस तरह हमारे सामने झूठ क्यों बोला. वो फिर बताते हैं जी मैंने इसलिए बोला कि मैं तुमसे प्यार करता था, वहाँ से आने के लिए मैंने अपना नाम बदल लिया, और तुम्हारे पास आने के लिए मैं ये बन गया. वो उसे बताता है कि मैं जी इधर परेशान था, उधर मैंने अपना नाम डिस्गाइज करने के लिए ये नाम रख लिया. तो इस तरह ये दोनों डिस्क्लोज हो जाते हैं. उसके बाद लेडी ब्रैकनल जो है, जो लास्ट एक्ट है, उसमें लेडी ब्रैकनल का मसला आता है. लेडी ब्रैकनल शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू गेट मैरी विद द पर्सन, कि वो ऐसे शख्स से शादी करवाए अपनी बेटी की कि जिसका कोई नाम ही नहीं है, जिसका कोई स्टेटस ही नहीं है, सोशल स्टेटस ही नहीं है. वो उसका कहती है कि तुम हो कौन, बताओ अपने बारे में. वो कहता है जी मुझे इतना तो नहीं पता, मुझे इस तरह जी थॉमस कॉर्डियो ने फलां स्टेशन विक्टोरिया स्टेशन से लिया था. तो उस दौरान ये सम हो इस तरह की बातें कर रही हैं, और वो बड़ा कहती जी पहले अपने बारे में पता कराएं आप,
जो लेडी ब्रैकनल हैं, उसके बाद ही हम आपके साथ यानी रिश्ता करेंगे, मज़ीद रिलेशन बढ़ाएंगे। तो ये सम हो ये यहाँ पे आ जाती है ग्वेंडोलन इसके पास, तो पीछे ही लेडी ब्रैकनल आ जाती है। लेडी ब्रैकनल के घर मिस प्रिज्म है। मिस प्रिज्म उसको डिस्क्लोज़ करती है कि ये बच्चा मैं उठा के ले आई थी और मैंने स्टेशन पे रख दिया था। जो बच्चा यानी वो बताती है कि कन्फेस करती है कि ये बच्चा बेसिकली लेडी ब्रैकनल के किसका है, सिस्टर का है, ये भी नेफ्यू है। और ये भाई किसका है, एल्गर्नन का रियल भाई है। कौन, ये जैक वर्दन। उसके बाद वो लेडी प्रिज्म जो है वो सारा बता देती है कि इस तरह मैं बच्चा उठा के ले आई थी आपकी सिस्टर का, और इस बच्चे को मैंने स्टेशन पे रख दिया था और वहाँ से कोई उठा के ले गया था। फिर पूरी स्टोरी का पता चलता है कि ये तो बेसिकली ये बच्चा जो है जैक वर्दन जो है ये क्या है, ये है लेडी ब्रैकनल की सिस्टर का बेटा। उसके बाद ये श्योर हो जाता है कि ये जी अरिस्टोक्रेटिक ही है, इसलिए इसकी शादी कर देनी चाहिए। उसके बाद जो ग्वेंडोलिन के साथ उसकी शादी हो जाती है और सारा कुछ क्लियर हो जाता है। दे स्टार्टेड स्पेंडिंग हैप्पीली लाइफ। और इसके अंदर जो वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि वो उतनी देर तक वो मानती नहीं है जब जितनी देर तक कि श्योर नहीं होता कि इसकी क्लास कौन सी है, अरिस्टोक्रेटिक है, लोअर है, मिडिल क्लास तो नहीं है। तो मीन के शादी का मकसद वो कहता है जी क्या है, इस पे क्रिटिसाइज़ करता है। और वो बताता है कि सोशल लाइफ में कितना मिनट से जो अपर क्लास है उसके अंदर कितनी मिनट से नॉन सीरियसनेस है। दे पीपल आर नॉट सीरियस, they are joking, they are playing, they are involved in affairs, they are aristocratic people, they are involved in superficial status। यानी वो सुपरफिशियल स्टेटस के पीछे हैं। अगर स्टेटस बड़ा है तो वो आपके साथ रिलेशन बनाएंगे, अगर आपका स्टेटस उस लेवल का नहीं है तो आपके साथ वो सीरियस नहीं होंगे। सीरियस कोई भी नहीं है, सीरियस की तलाश में है लोग। सारे जो लोग हैं वो एक मॉकरी जैसी सिचुएशन है, और कोई इधर इन्वॉल्व है, कोई इधर इन्वॉल्व है। सोसाइटी जो है टोटली बेस्ड ऑन क्लासेस हैं, क्लासेस बनी हुई हैं। विक्टोरियन सोसाइटी बिल्कुल डिसरप्ट है, उनके कोई मैनर नहीं है, उनके कोई सोशल एटिकेट्स नहीं है, उन पे बेसिकली हंस रहा है, मोक कर रहा है। किसकी, जैक वर्दन बना हुआ है उधर जी, वो अर्नस्ट बना हुआ है, अर्नस्ट इधर आके मिनट से एल्गर्नन जो है इधर आके अर्नेस्ट बना हुआ है। ये सारी सोसाइटी कहता है कि किसका शिकार है, जस्ट क्रम्बलिंग है, बेस्ड ऑन सोशल स्टेटस है। प्लेयर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, लाइक करने का कंसेप्ट ही नहीं है, मोहब्बत का कंसेप्ट ही नहीं है। तो सारी सोसाइटी क्रम्बलिंग कंडीशन में है। ये 18th सेंचुरी को, विक्टोरियन एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिर्फ यही राइटर नहीं करता। जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस अगर आप पढ़ें, आपने पढ़ना है जो नावल है, अगर आप पढ़ें तो वो टोटली इसी बेस पे है। अगर तंजीला ने प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ा हुआ है तो वो जानती हैं कि 18th सेंचुरी में वो क्या चीज़ को डिस्कस करती है। जो मिसेस बेनेट हैं वो किस चीज़ को देखती हैं, वो यही देखती हैं कि मिस्टर डार्सी और जो बिंगले के साथ शादी हो जाए, और वो उनके साथ सोशल स्टेटस में वो बड़े हैं, तो वो क्या लोअर क्लास की है, वो क्या है, वो मिडिल क्लास की है, और वो अपर क्लास का है डार्सी, तो वो उनके साथ मिल जाए, शादी अच्छी घरों में हो जाए। वो जो उसकी बेटियाँ हैं वो उनके बारे में परेशान रहती है, और ये नहीं देखती कि ये भाई परफेक्ट पेयर है या नहीं, ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। वो बस ये देखती है कि बस अच्छे घरों में चलें। तो टोटली 18th सेंचुरी पे यहाँ पे भी स्टायर है, जेन ऑस्टन के नावल में भी स्टायर है, और इसके प्ले में जो 3 एक्ट प्ले अभी हमने पढ़ा, ये टोटली एक स्टायर है, ये एक मौकरी है, ये उसके ऊपर मजाक हो रहा है कि उनके वो सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस लोग हैं। इस तरह की अरिस्टोक्रेटिक जो उनके अंदाज हैं उनको बरकरार रखने के लिए, सुपरफिशियल जो उनके अंदाज हैं उनको बरकरार रखने के लिए, नाम को बरकरार रखने के लिए, ओहदे को, स्टेटस को, प्लेयर को भी वैल्यू नहीं देते। कि एक मैरिज जैसा जो एक बड़ा पायस और बड़ा सैक्रिड जो रिलेशन होता है वो भी बेस्ड ऑन सोशल स्टेटस ही बनता है। तो दैट्स ऑल बाय ऑस्कर वाइल्ड। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछें प्लीज़। अगर इससे रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए तो आप कर सकेंगे ना, ऑस्कर वाइल्ड से रिलेटेड आ जाए कि ये क्या 18th सेंचुरी का पोएट है, और सॉरी इस 18th सेंचुरी का पोएट भी है, नावलिस्ट भी है, और प्ले राइटर भी है, और ये स्टार करता है उस वक़्त की एज को जो कि विक्टोरियन एज है। हाँ जी, इससे रिलेटेड।
पोइट भी है, राइटर भी है, आप कह लें ड्रामाटिस्ट भी है, ड्रामे भी इसने लिखे हैं, और प्लस इसने क्या लिखा है, पोइट्री की मैंने आपको इसकी लिखवाई है, प्लस ये लिखता है क्रिटिकल ऐसे जो हैं वो भी इसने लिखे हैं, मैंने वो भी आपको 2-3 लिख। ये एक क्रिटिक भी होगा ना? हाँ डेफिनेटली ही इज़ आल्सो फेवरिंग पीटर्स एंड रस्कन एक बहुत बड़ा क्रिटिक था, तो उनकी जो फिलॉसफी है उनको ये करता है, उसको इंडोर्स करता है, एक्सेप्ट करता है कि एक आर्ट को आर्ट से एक होना चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी फिलॉसफी उन्होंने दी थी कि आर्ट का मतलब मोरालिटी सिखाना नहीं होना चाहिए, उसको आर्ट वाले काम करने चाहिए, क्रिएट करना चाहिए, क्रिएशन करनी चाहिए न्यू से न्यू। सो इट इज़ फॉर द क्रिएशन रादर देन फॉर मोरालिटी, फॉर टीचिंग मोरालिटी। सो ड्रामा, पोइट्री, नॉवेल्स, जो भी लिटरेचर है उसका काम सिर्फ क्रिएशन होना चाहिए कि हम नई चीज़ें क्रिएट करें, नई चीज़ें लोगों के सामने ला के शो करें, ना कि हम मोरालिटी शो करते फिरें। तो ये कंसेप्ट बहुत बड़ा कंसेप्ट था, तो ही इज़ अ फॉलोअर ऑफ जॉन रस्किन। और कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन? किसका? इसका ऑस्कर वाइल्ड का? मतलब ये कितने ये अवार्ड कितने गए हैं? रस्ते में गए हैं आर्ट फॉर आर्ट से, ये मैं एमसीक्यूज में देखा है। हाँ हाँ, वो ये आया हुआ है। ये इसने कहे रस्किन ने, और ये एक पीटर हैं, दोनों हैं आर्ट फॉर आर्ट से, ये दोनों क्रिटिक्स हैं, ठीक है, ये क्रिटिक्स हैं, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि आर्ट फॉर आर्ट से। तो ये अगर आप पूछ लें तो ये उसमें लिखा हो रस्किन, पीटर, तो आप इस पर टिक करेंगे कि दे आर द इट वाज आइडियोलॉजी ऑफ रस्किन एंड पीटर, द आर्ट फॉर आर्ट से। उससे पहले जो आइडियोलॉजी चल रही थी ना, वो ये थी कि इंस्ट्रक्शन थ्रू डिलाइट, कि हमें ये पोइट्री और इसके ज़रिए इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, टीच करना चाहिए, लोगों को मोरालिटी सिखानी चाहिए। तो ये कहते थे, इन्होंने थोड़ा सा कहा नो, इट शुड नॉट बी यूज फॉर just like representation or teaching or just instructions, rather it just be the way to create new things, represent new thing, नई चीज़ें लाना चाहिए लोगों के सामने, क्रिएशन करनी चाहिए, लोगों को मोरालिटी ही नहीं टीच करनी चाहिए। तो इसका मकसद ये आर्ट है, फन है, एंटरटेनमेंट है, तो इसके ज़रिए एंटरटेनमेंट ही होनी चाहिए। सर ऑस्कर वाइल्ड, हाँ यही आएगा सर ऑस्कर वाइल्ड, अगर आप पूछ लें तो इसका नाम ही लिखना है आपने। ठीक है, और ये आगे देखें, इसके बाद हमने जो पढ़ना है आगे आपके आ रहे हैं नावल्स। हमने नावल डिस्कस करना है, एंथनी ट्रोलोप है, और उसके बाद इसका बेचेस्टर टावर है, जेन ऑस्टन है, क्योंकि आज हमने 18वीं सेंचुरी का ही राइटर पढ़ा है, तो कल हम जेन ऑस्टन पढ़ेंगे। उसके बाद जॉर्ज इलियट का एडम बीड है, डीकन का टेल ऑफ द टू सिटी है, हार्डी है। तो इस तरह हम डिस्कस करेंगे इन सारे नॉवलिस्ट को। कल याद रखना हमने जेन ऑस्टन को डिस्कस करना है, तो जेन ऑस्टन के बारे में आपको एक मैं थीसिस बना के सेंड कर दूंगा, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इसके रिलेटेड भी, इस ड्रामा से रिलेटेड भी मैंने कुछ लिख के आपको सेंड किया है, वो भी पढ़ लीजिएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ लास्ट टाइम MCQ भी सेंड किए थे, और जैसे ही आपका मिनट से ये फिनिश होता है ना पार्ट 1, तो फिर मैं आपको एक बुक लिखवाऊंगा, वो आपने लेनी है, फिर उसको भी स्टडी करना है आपने, ठीक है।